स्वागत है आपका हमारे इस नई क्लास में। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1। पिछले क्लास में हमने काफी कुछ जाना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। विस्तार का अर्थ होता है फैलाव, किसी भी जगह का फैलाव। जैसे कि आज हम भारत के बारे में पढ़ते हैं तो भारत का जो फैलाव है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। कुछ इसी प्रकार से जो आज से 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी उसका भी कुछ विस्तार था, उसकी भी कुछ सीमाएं थी। उसी फैलाव और उसी सीमाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव था वो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक 1100 किलोमीटर था, और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोर तक ये 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। आइए इसको हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में एक मांडा नाम का शहर था जो कि जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, ये मांडा है। और दक्षिण में दाइमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में था। ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर था जो कि यूपी में था। ठीक है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कुछ त्रिभुज के रूप में था। किस रूप में फैला हुआ था? तो ये त्रिभुज के समान फैला हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का सीमा 1100 किलोमीटर और पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। आइए इसको हम इस चित्र में समझ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पूरब में ये आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। उत्तर से जो दक्षिण तक का जो लंबाई है वो कुछ 1100 किलोमीटर है। यानी मांडा से लेकर के दाइमाबाद तक की जो दूरी है वो 1100 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम यानी आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर तक का जो दूरी है वो कुछ 1600 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, मतलब अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको कुल क्षेत्रफल मिलेगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब क्योंकि वर्ग किलोमीटर है तो आपको इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में समझ लिए। और विस्तार किस रूप में हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग इसका जो फैलाव है वो एक त्रिभुज के रूप में ये फैला हुआ था। और ये पूरे भारत में नहीं फैला था, बल्कि ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ठीक है, तो ये केवल और केवल उत्तर पश्चिम भाग में ही क्या हुआ था? फैला हुआ था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये विस्तार कंप्लीट हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता से थोड़ी जान पहचान की जाए, थोड़ा इससे इसके परिचय के बारे में जाना जाए। इससे भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। जो जो सवाल पूछे गए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये गांव नहीं, बल्कि यहाँ के लोग नगरों में रहते थे। सोचिए, आज से 4500 साल पहले लोग नगर में रह रहे हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों में निवास करते थे। ये एक नगरीय सभ्यता थी। और ये आज से 4500 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम भाग में त्रिभुजाकार रूप में फैले हुए थे। तो ये भारत के किस भाग में थे? तो उत्तर पश्चिम भाग में थे। और किस भाग में फैले हुए थे? वो त्रिभुजाकार रूप में फैले हुए थे उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक, कब फैले हुए थे? तो आज से 4500 साल पहले थे। कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, काम आएगा आपको बाद में रिवीजन करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब ये लोग कांसे का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। कौन सी धातु का इस्तेमाल करते थे? कांसा धातु का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और कांसा धातु कैसे बनता है? तो दो धातुओं को मिला करके, तांबा और तीन धातु को मिला करके आपका बनता है कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो कांसा धातु का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। पिछले क्लास में ही आपको समझा दिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भाषा नहीं है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तो देखिए मेरे पास एक भाषा है, मेरे पास शब्द है।
पर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बातचीत करते थे, जो लिखते थे, उसमें कोई भाषा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये चित्रों के द्वारा अपनी भावनाओं को बता रहे हैं। एक इंसान यहाँ धनुष पकड़ करके खड़ा है और शिकार करने जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करते थे, ये चित्रों के द्वारा अपनी भावनाओं को बताते थे, और इनकी लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम इसे आद्य इतिहास कहते हैं। जिस समय के इतिहास का लिखित सबूत होता है पर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आद्य इतिहास। तो हड़प्पा सभ्यता भी उसी समय का एक उदाहरण है। अब हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में ही समझा दी हैं, तो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा उसमें। अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चनहुदड़ो, बनावली, ये सब इस सभ्यता के जो है कुछ मेन नगर थे, मेन सिटी थे। ठीक है, उसके बारे में हमें एकदम विस्तार से जानना है। अब हड़प्पा सभ्यता जिस समय भारत में थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई है। तो उसी समय विश्व के कई देशों में और भी सभ्यताएं थी, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, चीन में चीन की सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया माने इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मिस्र में मिस्र की सभ्यता थी। ये चारों ही सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और हड़प्पा सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। समकालीन का अर्थ होता है ये चारों सभ्यताएं एक साथ चल रही थी, एक ही समय में थी, इसीलिए हम इसे समकालीन कहते हैं। और ये हो सकता है कि आपस में व्यापार भी करते होंगे। अब इस हो सकता है का जवाब हमें दोनों के साथ एक कंफर्म मिलता है कि हड़प्पा और चीन वाले करते थे या नहीं, पर हड़प्पा और मेसोपोटामिया वाले आपस में जरूर व्यापार करते थे। और ये हम कैसे जाने, तो हड़प्पा का सामान मेसोपोटामिया में मिला और मेसोपोटामिया का सामान हड़प्पा में मिला। तो ये लेन देन तो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में क्या चल रहा हो, व्यापार चल रहा हो। तो ये सब भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो सबसे अनूठी विशेषता मानी जाती है। नगर नियोजन प्रणाली का मतलब वो जो नगर को बनाते थे वो नियोजित करके रखते थे। नियोजित यानी प्लानिंग से बनाते थे। चाहे सड़क बनाना हो, नाली बनाना हो, घर बनाना हो, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल बनाना हो, सब चीज को ये लोग प्लानिंग करके बनाते थे। सोचिए, नाली तक को प्लानिंग करके बनाया जाता था। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नगर नियोजन प्रणाली। और यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और सड़कों के किनारे ही घर बनाए जाते थे। आप ध्यान से देखिए, ये सड़कें बनी हुई हैं, ठीक। अब इस सड़क के चारों ओर घर बने हुए हैं, ठीक है। और सड़कें देखिए एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। समकोण पर काट रही हैं का अर्थ है कि सड़कें 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री का कोण बनना क्या होता है। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, मतलब इधर से एक सड़क आ रही है, इधर से एक सड़क आ रही है, और ये देखिए यहाँ पे आपस में ये लोग कट जा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं समकोण पर काटना। तो सड़कें कुछ इस प्रकार से बनी होती थी, और इन्हीं सड़कों के किनारे जो है इस प्रकार से घर बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये कितने प्लानिंग से बनाई गई होगी, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। तो क्योंकि इस प्रकार से घर बनाया जाता था तो पूरा नगर जो है वो जाल, ग्रिड के जैसा दिखता था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली है ना, वो एक जाल के जैसा दिखता था। देखिए, आप ऊपर से जब इसे देखेंगे तो एकदम जाली नुमा सा दिखेगा। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, जाली नुमा, ग्रिड, या फिर इसे कहा गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्योंकि ऐसे वो घर बनाते थे ना, इस प्रकार से सड़कों के किनारे, तो पूरा जो सड़क होता था, पूरा जो नगर होता था, वो एकदम जाल के समान दिखने लगता था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन थी वो जालीनुमा थी, या उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ मुख्य नगरों के बारे में, उनकी खोजकर्ताओं के बारे में, वो किस नदी के किनारे स्थित थे उनके बारे में, और अभी वो नगर कौन से जगह में स्थित है उसके बारे में जानना जरूरी है। और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उस समय तो भारत पाकिस्तान को लेकर के कोई विवाद नहीं था। दोनों देश तो कोई, मतलब पाकिस्तान तो उस समय था ही नहीं। तो जब
विभाजन हुआ 1947 में, तब जा करके ना हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत्का-गिंडोर जैसे जो शहर हैं वो पाकिस्तान में चले गए। उसी के बारे में जानना अभी हमारे लिए जरूरी है। तो अभी मैंने इसमें पांच चीजें बनाई हैं: स्थल, खोजकर्ता, खोज का समय, कौन सी नदी थी वो जिसके किनारे शहर बसा हुआ था, और अभी के समय वो जो शहर है वो कहाँ है। जैसे कि अगर हड़प्पा शहर का बात किया जाए, तो उसके जो खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी है। 1921 में उन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की, और हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे था। अभी ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और अभी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। ठीक इसी प्रकार से सुतका गेंडोर, चनहुदड़ो, रंगपुर और कालीबंगा के भी अलग अलग खोजकर्ता हैं। इनका खोज का समय अलग अलग है, और सहायक नदियां जिनके किनारे इन्होंने अपना जीवन बसाया वो भी अलग अलग है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ताकि आप इसे बाद में जा करके पढ़ सकें, क्योंकि इससे जुड़े सवाल आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है। तो आप इस चार्ट के द्वारा आप उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कब खोजा गया, कौन सी नदी के किनारे स्थित था, ये सब याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है। और ये एक सवाल बहुत कंफ्यूज करता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो अगर सिर्फ हड़प्पा का बात किया जा रहा है तो वो रावी नदी के किनारे, पर अगर आपसे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं ज्यादा ये सब पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फिर और कुछ शहर हैं, जैसे रोपड़ है, लोथल है, आलमगीरपुर है और धोलावीरा है। जो जो शहर और जो जो खोजकर्ता के नाम, जिस शहर का खोज का वर्ष, उसकी नदी का नाम और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया है, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। जितने भी कलरफुल चीजें लिखी गई है ना यहाँ पे, आपको वो सारी चीजें जो है याद करनी है। ठीक है, क्योंकि उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे। जैसे आपका जो मंथली टेस्ट इस साल अगर होगा, जैसे पिछले साल हुआ था, अगर इस साल भी ऐसे होता है, तो आप देखिएगा ये सारे सवाल पिछले पहले सप्ताह में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब ये मैप भी जो है आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, और इससे आपको उन सब शहरों को याद करने में आसानी होगी। रोपड़ के बारे में, हड़प्पा के बारे में, कालीबंगा के बारे में, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो, ठीक, दाइमाबाद, ये सब चीजों के बारे में आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये है प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थल या नगर। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। अब हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं, मतलब मुख्य शहर हैं, और उनसे कौन कौन से सामान मिले हैं, ये हम देखेंगे, क्योंकि सामानों के द्वारा ही एक जगह का इतिहास पता किया जाता है। अब कैसे? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, अतः यहाँ के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की मदद ली गई है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी जगह के इतिहास को जानने के लिए दो तरह के स्रोत होते हैं। अगर मान लीजिए कि उस समय का कोई लिखा हुआ चीज हमें उस समय के बारे में बता रहा है, तो उसे हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे। पर अगर मान लीजिए कि कोई चीज जो है लिखा हुआ नहीं है, जैसे बर्तन हो गया, घर हो गया, सिक्का हो गया, तो इन सबको हम पुरातात्विक स्रोतों में लेते हैं, और ये स्रोत हमें कई जानकारियां देते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो साहित्यिक चीजें हैं उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं, लिखी चीजों को पढ़ नहीं पाए हैं। तो जितनी भी चीजें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ी हैं या लिखी हैं, उन सबका आधार, उन सबका जो मदद लिया गया है वो पुरातात्विक स्रोतों से ही लिया गया है। ठीक। अब पढ़ते हैं हड़प्पा नगर के बारे में। हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में है, और रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। इसका अधिकांश भाग जो है वो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान नष्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो इंजीनियर थे, वो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और रेलवे लाइन बिछाते बिछाते उनको कई ईंटें मिली, और ईंटों को उन्होंने उत्सुकतावश खोद के निकाल दिया। उन्हें पता तक नहीं था वो जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, वो हड़प्पा को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। जब इसका खोज हुआ 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने जब इस जगह की खुदाई की, तब जा करके उन्हें पता चला कि ईंटें निकाल लेने के चलते ये सभ्यता काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। हालांकि अंग्रेजों ने इसे अनजाने में ही बर्बाद किया, पर बर्बाद तो ये हुई, और कब हुई? रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई।
अब हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं और उसे हम कैसे जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहा करते थे। तो पहले मिली है स्त्रियों की मूर्तियां, स्त्रियों की मृण मूर्तियां, मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति। अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है ना, तो वहां से लड़कियों की मतलब औरतों की बहुत सारी मूर्तियां मिली। अब इससे क्या पता चलता है कि समाज में, समाज आप समझते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी है, ठीक है, उनकी श्रीमती है, अब उनके बच्चे हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये बन गया एक परिवार, ये क्या बन गया, एक परिवार बन गया। तो इस तरीके से जब कई परिवार आपस में मिलते हैं ना, तब बनता है एक समाज। तब एक क्या बनता है, तब एक समाज बनता है। और अभी के समाज में परिवार का मुखिया कौन होता है, पुरुष होता है। परंतु हड़प्पा सभ्यता में जब हम लोग खुदाई करते हैं तो हमें काफी सारी महिलाओं की मूर्तियां मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में घर की मुखिया या समाज की मुखिया जो है वो महिलाएं होती थी। इसीलिए हड़प्पाई समाज को मातृसत्तात्मक कहा गया है। और वो कैसे पता चलता है, तो यही सब मूर्तियों से जो हड़प्पा से मिली है। तो पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास जानने में काफी मदद मिलती है, ठीक। फिर एक मातृ देवी की या प्रकृति देवी की मूर्ति हड़प्पा नगर से मिली है। अब एक मूर्ति मिली है जिसके पेट से पौधा निकलता हुआ, आप देखिए यहाँ पेट से जो है वो पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति को माँ के समान पूजते थे, ठीक है। इसका कारण भी है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे बसी हुई थी। अब क्या होता है कि इंसान उन्हीं की पूजा करता है जिनसे वो डरता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नदियों से बहुत डरते थे क्योंकि नदियां उन्हें दो तरह से परेशान करती थी। अगर नदियों का बहाव ज्यादा होगा, नदियां तेजी से बहेंगी तो बाढ़ आने का खतरा है। और अगर मान लीजिए कि नदियां रूठ गई, नदियां ने गुस्से होकर के कहीं और जो है वो मुंह मोड़ लिया, तो सूखा का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति को मनाने के लिए उनकी पूजा किया करते थे। फिर प्रसाधन मंजूषा मिला है। हड़प्पा की जो औरतें होती थी वो मेकअप करने के शौकीन होती थी, और वो मेकअप में लिपस्टिक, कंघी और आईने का इस्तेमाल किया करती थी। और इन सबको जो है वो एक मेकअप बॉक्स जिसे प्रसाधन मंजूषा कहा गया है उसमें रखा करती थी, ठीक है। प्रसाधन मंजूषा भी हड़प्पा से मिला है। फिर तांबे की मुहर, वो भी हड़प्पा से मिली है, इससे हमें वहां की धातु के बारे में पता चलता है। फिर एक कब्रिस्तान मिला है जिससे पता चलता है कि लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था। गेहूं और जौ की भूसी मिली है। तो कई सारी चीजें मिली हैं हड़प्पा से, और ये सब चीजें आपको नोट कर लेनी है जितना भी मैंने आपको बताया। फिर हम दूसरे शहर के ऊपर आते हैं। दूसरे नंबर में है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दूसरा शहर था जिसे खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी, यानी इन्हें हम आर डी बैनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, राखाल दास बैनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। और कौन सी नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अब ये याद रखिएगा जितने भी जोदड़ो हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो या चाहे वो चनहुदड़ो हो, वो सभी जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही हैं, जितने भी हुदड़ो हुदड़ो हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बैनर्जी ने की, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो जो एक वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये सिंधी भाषा से बना है और जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी लाशों का ढेर। ऐसा क्यों कहा गया है मोहनजोदड़ो को, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी तब वहां पे कई लाशें मिली, कई कंकाल मिले, ठीक है। जिससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया होगा, जिससे आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो को इसीलिए लाशों का ढेर, मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक। ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा, जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। फिर मोहनजोदड़ो की जो भूमि थी, वहां की जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ थी, इसीलिए इसे नाम दिया गया सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान। सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, ठीक है, जादुई मिट्टी थी, आप कुछ भी लगाओगे वो खिल उठती थी। यहाँ कोई भी फसल लगाते थे वो एकदम खिलखिला उठती थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो को नाम दिया गया सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, उपजाऊ भूमि।
फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये इस सभ्यता के व्यापार के केंद्र थे। व्यापार के केंद्र मतलब जितने भी नगर और दूसरे नगर थे जैसे लोथल, कालीबंगा, आमरी, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, वो सब क्या करते थे, वो सब शहर में लोग अपना खेती कर लेते थे और खेती करने के बाद मुख्य रूप से हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो में आकर के क्या करते थे, व्यापार करते थे। इन दोनों नगरों में व्यापार करते थे। ये दोनों ही नगर क्या थे, व्यापार के केंद्र थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। तो ये दोनों आपस से मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 670 किलोमीटर दूर थे। ये दूरी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। फिर अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से पहले मिला है पुजारी का सिर या दाढ़ी वाले इंसान की प्रतिमा। देखिए इनको दाढ़ी है ना बहुत, तो इसलिए इनको कहा गया है दाढ़ी वाले इंसान की प्रतिमा। ऐसा हो सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहां हो सकता है कि पुरोहित लोगों का शासन चलता था, ऐसा हो सकता है। पर वो आगे के चैप्टर में हम क्लियर कर लेंगे कि कौन वहां शासन करता था, कौन इतने बड़े शहरों को चलाता था। तो पुजारी का सिर या पुरोहित या दाढ़ी वाले इंसान की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर दूसरी जो चीज मिली है वो है कांसे की नर्तकी। तो देखिए यहाँ कांसा धातु से बनाया हुआ एक नर्तकी का मूर्ति मिला है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि नर्तकी है, तो देखिए इनका जो हाथ है वो कमर के ऊपर है और इनके बाएं हाथ में कई चूड़ियां बनी हुई हैं, जो कि ये बताता है कि ये जरूर एक नर्तकी रही होगी। ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो मोहनजोदड़ो के लोग थे, वो खाली समय में नृत्य देखा करते थे या किया करते हो। आगे, स्नानागार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है कि स्नानागार कहाँ से मिला है। तो देखिए ये एक स्नानागार है, यानी कि एक स्विमिंग पूल है। इसी के दो चित्र हम देख रहे हैं। तो इसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां थी, उत्तर की तरफ सीढ़ी और दक्षिण की तरफ सीढ़ी थी, और इसमें पानी को जमा किया जाता था। ये एक तरह का स्विमिंग पूल था और इसका इस्तेमाल केवल खास मौकों पर किया जाता था। हो सकता है कि यहाँ पे जल की पूजा भी की जाती हो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए पानी जो है वो काफी जरूरी था। ठीक है। और देखिए इस चित्र में मैं आपको स्नानागार के बारे में पता चल रहा है, और इसमें आप स्नानागार के चारों तरफ जो है देख पा रहे हैं कि काफी कमरे बने हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है काफी लोग आते थे और वो हो सकता है कि अनुष्ठान वगैरह किया करते हो। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे काफी गहराई से पढ़ेंगे, पर अभी बस इन सब टॉपिक को हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं। अन्नागार। अन्नागार का अर्थ होता है जहाँ पे अन्न को भंडारित किया जाता है, मतलब अन्न को जमा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में अक्सर बाढ़ का खतरा बना होता था, क्योंकि ज्यादातर नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो बाढ़ के खतरे से या सूखे से या आपातकालीन परिस्थिति से बचने के लिए लोग क्या करते थे, जो भी वो अनाज उगाते थे उसको जमा करते थे एक घर में, जिसे अन्नागार कहा जाता है। ताकि जब समस्या उत्पन्न होगी, जब बाढ़ वगैरह आएगा, तो इस जगह से जो है वो अपना मदद कर सकेंगे, इस जगह से जो है अपना अनाज निकाल करके अपना पेट पाल सकेंगे। तो ये था अन्नागार। फिर मोहनजोदड़ो से आग में पकाई हुई ईंटें मिली हैं। आग में पकाई हुई ईंटें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया, क्योंकि जो मेसोपोटामिया, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, वहां के लोग धूप में सुखाई हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। सबसे बड़ा ईंटा जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो भी कहाँ से मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक। तो कौन सी ईंटों का इस्तेमाल करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। अब एक पशुपति की मुद्रा मिली है। पशुपति की मुद्रा का अर्थ है कि जब खुदाई हो रहा था, तब मार्शल महोदय को, किनको, मार्शल महोदय को एक मुहर मिलती है, जिसे उन्होंने कहा है कि ये जो है पशुपति की या आद्य शिव, आद्य शिव का नाम इन्हें दिया गया है। ठीक है। किन्होंने दिया है, मार्शल ने दिया है। क्योंकि पशुपति इसीलिए कहा गया क्योंकि देखिए इस मुहर में कई जानवर हैं। चाहे यहाँ देखिए भैंस बना हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ भैंस है, फिर एक गेंडा है, फिर एक शेर, हाथी, हिरन, कई जानवरों से घिर करके इस इंसान को दिखाया गया है। ठीक है। और देखिए ये योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो कि शिव जी का सबसे ज्यादा देखा गया मुद्रा है। ठीक है। वो ऐसे ही बैठे होते थे।
और इनके माथे पर त्रिशूल के जैसा दिखाया गया है सींग को। ठीक है। और आप ध्यान से देखिए कि इस योगी पुरुष के 3 सर दिखाए गए हैं, एक यहाँ, एक इधर और एक आगे की तरफ। तो इसीलिए मार्शल ने इन्हें पशुपति या आद्य शिव का नाम दिया है। जो सबसे लास्ट चीज मिला है वो है सूती कपड़ा। देखिए ये एक सूती कपड़े का साक्ष्य है, एक सबूत है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको बता दें, जो सूती, जिसे हम कॉटन कहते हैं, तो सूती कपड़े के जो अवशेष मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम चनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा आदि शहरों से कौन कौन से वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है।